अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और तगड़े तरीके से पढ़ाई कर रहे होगे। क्लास 11 फिजिक्स का डिटेल लेक्चर सीरीज जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड स्टैटिक्स और ये हमारा है लेक्चर नंबर 2। जल्दी से अगर मैं समराइज कर दूं या रिवाइज कर दूं कि हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था या ये चैप्टर है क्या, ताकि हम आगे चल सकें। हमने ये बात देखी थी कि हमारे पास मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इनमें से 2 स्टेट ऐसी होती हैं जो कि फ्लो कर सकती हैं, बह सकती हैं। कौन कौन सी मेरे बेटे? एक लिक्विड और एक गैस। तो लिक्विड और गैस वो स्टेट्स हैं जो कि बह सकती हैं, फ्लो कर सकती हैं। तो इन दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं? फ्लूइड्स कहते हैं। फ्लूइड्स क्या है? लिक्विड्स एंड गैसेस, दोनों फ्लूइड्स हैं। हमने ये बात भी की थी कि इन पूरे चैप्टर के अंदर फ्लूइड स्टैटिक्स में और अगले चैप्टर फ्लूइड डायनामिक्स में जहां कहीं फ्लूइड्स का तस्करा आएगा उससे मुराद लिक्विड होगी, गैस नहीं होगी, क्योंकि गैसेस को हम अलग से डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक्स वाले चैप्टर में। फिर हमने ये बात देखी थी कि हमारे पास इस पूरे चैप्टर के अंदर फ्लूइड स्टैटिक्स के अंदर हम उन तमाम फ्लूइड्स को डील करेंगे जो कि रेस्ट में हैं, रुके हुए हैं, मूव नहीं कर रहे। अगले चैप्टर में हम उन फ्लूइड्स को डील करेंगे जो कि मूव कर रहे हैं, बहते हुए फ्लूइड को डील करेंगे। यहां पे रुके हुए फ्लूइड की बात कर रहे हैं। फिर हमने क्या देखा था बच्चे? कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बनाए थे। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या था कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है? आइडियल फ्लूइड से मुराद थी कि वो नॉन कंप्रेसिबल होता है, नॉन विस्कस होता है। सर थोड़ा खुल के बताएं, नॉन कंप्रेसिबल से मुराद क्या है? कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? अगर आप किसी चीज के ऊपर प्रेशर अप्लाई करो तो उसका वॉल्यूम कम हो जाए, प्रेशर कम करो तो वॉल्यूम बढ़ जाए, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ मीडियम। हमने कहा हम जिस फ्लूइड की यहां पे बात करेंगे वो आइडियल फ्लूइड है। आइडियल फ्लूइड का क्या सीन होता है कि वो नॉन कंप्रेसिबल होता है। सर नॉन कंप्रेसिबल से मुराद आप उस पर जितना मर्जी प्रेशर लगाते जाओ उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। हमें डेंसिटी का फॉर्मूला याद था, मास अपॉन वॉल्यूम। जब प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा और प्रेशर बढ़ाने पे ये बात तो तय है कि आप मास चेंज नहीं कर सकते, तो डेंसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। तो हमने पहला पॉइंट ये लिखा था कि जो हमारा नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड है या आइडियल फ्लूइड है उसकी डेंसिटी इट विल रिमेन कांस्टेंट विद द वेरिएशन इन प्रेशर। फिर हमने ये बात की थी कि हमारा जितना भी आइडियल फ्लूइड है वो सारा का सारा क्या होगा? नॉन विस्कस होगा। नॉन विस्कस क्या होता है? विस्कोसिटी क्या होती है? हमने पीछे फ्रिक्शन का एक बहुत डिटेल लेक्चर पढ़ा था। फ्लूइड्स के अंदर जो फ्रिक्शन होती है मेरा बेटा उसको अपन लोग कहते हैं विस्कोसिटी। सर थोड़ा और खुल के बताएं। चलो और खुल के बताते हैं। अभी मैंने कहा फ्लूइड्स क्या होते हैं? हर वो चीज जो फ्लो करे, जो बहे, ठीक है। अब लिक्विड्स को जरा जहन में लाओ कि लिक्विड्स बेसिकली फ्लो कैसे करते हैं। मेरा बेटा लिक्विड जो है ना इस तरह लेयर बाय लेयर स्लाइड करते हुए जाते हैं। ये मान लो अगर लेयर 1 है, ये मान लो लेयर 2 है। लेयर 1 के मॉलिक्यूल स्लाइड करते हुए लेयर 2 के ऊपर से जा रहे होंगे। लेयर 1 के मॉलिक्यूल स्लाइड करते हुए लेयर 2 के ऊपर से जा रहे होंगे, ठीक है। अब लेयर 2 के मॉलिक्यूल अपने ऊपर से लेयर 1 को स्लाइड करते वक्त कितनी हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं, कितनी ओपोजिशन क्रिएट कर रहे हैं, कितना रोक रहे हैं, ये कहलाती है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज ऑफर्ड बाय वन लेयर टू द स्लाइडिंग ऑफ अदर लेयर। इसको अपन लोग क्या कहते हैं? विस्कोसिटी कहते हैं या फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। तो हमने माना था कि आइडियल फ्लूइड में विस्कोसिटी नाम की चीज नहीं होती है, यानी कि नॉन विस्कस है। यानी कि अगर मैं इस लेयर 1 पे जरा सी भी फोर्स लगाऊंगा इस डायरेक्शन में तो ये विदाउट फेसिंग एनी डिफिकल्टी या रेजिस्टेंस क्या करेगा? स्लाइड करते हुए निकल जाएगी। इसको हमने कहा था शियर स्ट्रेस, ठीक है। अगर आपको लग रहा हो कि अचानक से सर बिलाल ने ये क्या बातें करना शुरू कर दी, तो मेरा बेटा प्रीवियस लेक्चर क्लियर कर लेना, वो मैंने बिल्कुल बेसिक से उठाया था। मतलब इतनी बेसिक से था कि अगर आप उसको किताब में देखोगे तो किताब में आपको वो इतनी तफसीलन चीजें नहीं मिलेंगी जितनी उस लेक्चर में मौजूद है। इसका प्रीवियस लेक्चर है फ्लूइड स्टैटिक्स नंबर 1 बाय बिलाल ज़िया, ठीक है। पास्कल लॉ का पहला लेक्चर है, ये पास्कल लॉ का दूसरा लेक्चर है, इसमें हम एक्चुअल पास्कल लॉ डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हमने क्या बात की? फिर हमने प्रेशर की बात की थी कि परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है? प्रेशर कहलाता है। हमने कहा स्केलर होता है, उसके यूनिट देखे। फिर हमने ये देखा था हमारे पास जो कोई भी फ्लूइड होता है
हमारे पास जो कोई भी स्टैटिक फ्लूइड होता है, जैसे अगर मान लो ये मेरे पास एक फ्लूइड है जो कि रेस्ट में है, जो कि स्टैटिक है, तो इसके अंदर कोई भी पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर जो फ्लूइड है वो हर तरफ से क्या कर रहा होगा, प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा। और जो प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा ये कंप्रेसिव इन नेचर होगा। कंप्रेसिव से क्या मुराद है, उसे दबाने की कोशिश कर रहा होगा। फिर हमने ये भी देखा था कि जो प्रेशर होता है ये आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोट्रोपिक? मतलब हर डायरेक्शन में एक ही जितना होता है। क्या मतलब, इस डायरेक्शन में जितना प्रेशर है इस पॉइंट पे, इस डायरेक्शन में भी उतना ही है, इसमें भी उतना है, इसमें भी उतना है। आइसोट्रोपिक इन नेचर है, स्टैटिक फ्लूइड की बात चल रही है। फिर हमने ये चीज देखी थी कि हमारे पास, जैसे मिसाल के तौर पे ये मेरा बेटा हमारे पास कोई एक स्टैटिक फ्लूइड है, ये कोई स्टैटिक फ्लूइड है, इसके अंदर अगर मैं मल्टीपल पॉइंट्स डिफाइन करता हूं और उनका प्रेशर निकालता हूं, मान लो ये एक पॉइंट है मेरा बेटा पॉइंट एक्स, ये एक पॉइंट है मेरा बेटा पॉइंट वाई, तो अगर आप पॉइंट एक्स के प्रेशर की बात करोगे तो यहां का प्रेशर होगा P नॉट, दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जाहिर है इसके ऊपर जो भी यहां कोई एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे जो यहां पे प्रेशर एग्जर्ट कर रहे होंगे, उसकी वजह से इस पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, P नॉट। P नॉट क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर, ठीक है। फिर जब आप x से y की तरफ आ रहे हो, यानी कि आप ऊपर से कहां आ रहे हो, नीचे आ रहे हो, और मान लो आपने ऊपर से नीचे आते हुए डिस्टेंस h कवर कर लिया। अब y पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर होगा वो P नॉट, तो यहां वाला था वो यहां भी होगा, लेकिन नीचे आते हुए चूंकि ये फ्लूइड भी ऐड हो गया। कौन सा फ्लूइड भाई, हमने यहां पे सिलेंडर लगा के चेक किया था। इस सिलेंडर के अंदर जितना फ्लूइड आ रहा है वो सारा का सारा इस पॉइंट पे प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा, और उस फ्लूइड की वजह से जो प्रेशर था वो हमने ड्राइव किया था, कितना आ रहा था, ρgh। इस पॉइंट पे मेरा बेटा मैं फिर आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा हुआ तो उसको देख लेना आगे चलने से पहले, ताकि किताब में लिखी हुई एक एक लाइन आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ये सब बातें हमने ड्राइव की थी, वहां पे रट्टा किसी चीज का नहीं मारा था कि जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो जितना प्रेशर पहले था उसमें मजीद प्रेशर ऐड हो जाएगा ड्यू टू फ्लूइड। देखो यहां पे प्रेशर एटमॉस्फेयर की वजह से था, अब नीचे आए तो जो जितना फ्लूइड इस सिलेंडर में आ गया वो मजीद यहां पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है, एंड प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कितना था, ρgh था। क्लियर हो गया। रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है, जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, h जितना आपने डिस्टेंस कवर किया। आसान हो जाए मेरा बेटा, आगे चलते हैं, ठीक है मेरा बेटा। तो हमने ये चीज देखी थी कि आपके पास जब आप किसी भी फ्लूइड के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ आते हो तो जो आपका प्रेशर है वो डिपेंड कर रहा होता है 3 चीजों के ऊपर। डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड क्या है, आपने ऊपर से नीचे आते हुए डिस्टेंस कितना कवर किया, जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करोगे अल्टीमेटली जो प्रेशर है वो उतना क्या होगा, बढ़ता जाएगा। साथ वहां पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या था, ठीक है। फिर मेरा बेटा हमने एक और चीज ये देखी थी कि आपके पास जो कोई भी स्टैटिक फ्लूइड होता है, इसके अंदर आपके पास जो ये फ्लूइड प्रेशर अप्लाई करता है या कह लो कि ये फोर्स अप्लाई करता है, वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। मतलब मान लो मेरा बेटा कि यहां पे आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो इसके ऊपर ये जो फ्लूइड प्रेशर अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, वो इस तरह से होगी, परपेंडिकुलर फोर्स होगी, और इस फोर्स को मेरा बेटा हमने थ्रस्ट का नाम दिया था। परपेंडिकुलर फोर्स विद द सरफेस इन कांटेक्ट, इसको थ्रस्ट का नाम दिया था। और प्रेशर कैसे निकालते हैं, थ्रस्ट अपॉन एरिया या परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है मेरा बेटा। और क्या क्या चीज पढ़ी थी हमने, ये भी मैंने आपको लास्ट में ड्राइव करा दिया था। एक चीज हमने और ये पढ़ी थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, कि हमारे पास हमने देखा था कि अगर मेरे पास एक इस तरह का वेसल है और इसमें कोई फ्लूइड भरा हुआ है और इसकी कोई सर्टेन हाइट h है, और एक मेरा बेटा मेरे पास कोई इस तरह का कोई वेसल था और इसके अंदर भी मेरे पास फ्लूइड भरा हुआ था और इसकी भी हाइट मेरे पास h के बराबर है, दोनों की हाइट एक ही जितनी है। तो हमने ये चीज़ नोट की थी कि अगर यहाँ पे प्रेशर P नॉट है दोनों के, तो नीचे आने के बाद इस जगह पे दोनों का जो प्रेशर है वो कितना हो जाएगा, P नॉट प्लस ρgh। दोनों का प्रेशर नीचे आने के बाद कितना होगा, P नॉट प्लस ρgh। शेप ऑफ द वेसल से फर्क नहीं पड़ता, जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो वाहिद चीज जो प्रेशर चेंज करती है, प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड, प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड, दिस इज प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड, प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड, शेप ऑफ द वेसल पे,
अमाउंट ऑफ द लिक्विड पे, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता, डेंसिटी पे करता है, दोनों की डेंसिटी आपने सेम ली हुई है, जी पे करता है, दोनों के लिए जी एक जैसा है, हाइट ऊपर से नीचे आते हुए जो आपने हाइट कवर करी है दोनों के लिए वो कैसी आ रही है मेरा बेटा, एक जैसी आ रही है, ये हमने देखा था। एक और चीज जो मैंने आपको ड्राइव कराई थी वो मैंने ये कराई थी कि मेरा बेटा अगर ये मान लीजिए आपके पास एक कोई फ्लूइड है, तो इस फ्लूइड के अंदर अगर मैं यहां पे कोई पॉइंट ए लेता हूं, यहां पे कोई पॉइंट बी लेता हूं, यहां पे सी लेता हूं, इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर जो प्रेशर होगा फ्लूइड का वो एक जैसा होगा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टली एक ही लेवल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनमें फ्लूइड का प्रेशर वेरी नहीं करता। ए बी सी तीनों एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे लाई कर रहे हैं, तो तीनों के ऊपर जो फ्लूइड प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा वो एक बराबर होगा। ये सब बातें ध्यान में रखना। अब हम पास्कल लॉ स्टार्ट करते हैं, जो हमारा आज का लेक्चर है। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है? पास्कल लॉ की स्टेटमेंट, पास्कल लॉ का डेरिवेशन, फिर पास्कल लॉ की एप्लीकेशन और उससे रिलेटेड जो अच्छे अच्छे सवाल हमारी किताब में मौजूद हैं या पास पेपर में आए हुए। लेकिन सर आपने तो कहा कि ये चैप्टर ही पहली बार सिंध बोर्ड में डाला है, तो पास पेपर कहां से आ गए? मेरा बेटा सिंध के अंदर पहली बार आया है चैप्टर, लेकिन हमारी इंजीनियरिंग के अंदर तो पहले से मौजूद था, तो कुछ क्वेश्चन मैंने इसके वहां से निकाल लिए थे। ठीक है, कॉपी कर लो, स्टार्ट करते हैं। अब देखो मेरा बेटा, आपके पास जो पास्कल का लॉ है वो बेसिकली कहता क्या है? ब्लेस पास्कल, ये हमारे पास वो साहब थे जिन्होंने सबसे पहले फ्लूइड्स को इक्विलिब्रियम में स्टडी किया और उसके हवाले से लॉस फॉर्मुलेट करे। स्टैटिक फ्लूइड्स को लेके इनका बड़ा काम है। एक चीज़ जो बिल्कुल बेसिक सी है और हमें अपने पहले पार्ट से पता भी है, पहले लेक्चर में, कि मेरा बेटा अगर आपके पास ये एक स्टैटिक फ्लूइड है, स्टैटिक फ्लूइड का मतलब क्या होता है? फ्लूइड इन इक्विलिब्रियम, रेस्ट के अंदर है, कोई डिस्को डांस नहीं कर रहा, कोई मूव नहीं कर रहा। अच्छा भाई, एक चीज़ का ख्याल करना, मैं फिर रिपीट करता हूँ। अक्सर बच्चों को ना कन्फ्यूजन क्या होती है, सर हमने ये बात पढ़ी थी कि जो स्टेट ऑफ मैटर होती है उसमें सॉलिड वाइब्रेट करता है, लिक्विड के पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं, गैस के पार्टिकल और ज़्यादा दूर दूर मूव कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होती हैं। एग्रीड। सर आप कह रहे हैं ये स्टैटिक फ्लूइड है, क्या इसके अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो रुके हुए हैं? बिल्कुल नहीं। स्टैटिक फ्लूइड से मुराद ये लिक्विड रेस्ट में है, इसके मॉलिक्यूल तो यकीनन मूव ही कर रहे होंगे। एक डायनामिक फ्लूइड कौन सा होता है? अगर ये जो कंटेनर है ये ऐसे मूव करना शुरू हो जाएगा तो अब ये डायनामिक फ्लूइड है। जैसे रिवर है, रिवर के अंदर पानी रुका हुआ नहीं होता, पानी बह रहा होता है। समंदर है, अगर समंदर रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, उसमें लहरें नहीं आ रही, तो समंदर स्टैटिक फ्लूइड में आ जाएगा। आपकी घर में जो कोई भी बर्तन है उसमें आपने पानी डाल के छोड़ दिया, अब पानी खुद से डिस्को डांस तो नहीं कर रहा होगा, उसके अंदर रुका हुआ होगा अपनी जगह पे, वो स्टैटिक फ्लूइड है। पॉइंट समझ आ रहा है? आपने टैप खोला, टैप से पानी नीचे आ रहा है, वो डायनामिक फ्लूइड है आपके पास। क्लियर है? तो स्टैटिक फ्लूइड, रुका हुआ फ्लूइड। ठीक है मेरा बेटा, अब हमें ये बात अपने बेसिक से पता है, जो पहले पार्ट में पढ़ा था। स्टैटिक फ्लूइड में किसी भी पॉइंट के ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम जीरो होता है, तभी तो आपका वो फ्लूइड रेस्ट में। यानी कि अगर इस पॉइंट की बात करेंगे तो इस पॉइंट पे जितनी फोर्सेस ऊपर की तरफ लग रही हैं उतनी नीचे लग रही हैं, जितनी राइट साइड पे लग रही हैं उतनी लेफ्ट साइड पे लग रही हैं। जो हमने डेरिवेशन की थी पार्ट 1 में वो भी इसी प्रिंसिपल की बेस पे की थी। ठीक है, अब पास्कल लॉ के अंदर ब्लेस पास्कल कहता क्या, पहले उसको उर्दू में समझ लो, फिर अंग्रेजी वाली मैं आपको उसकी स्टेटमेंट बता दूंगा। कहता यह है कि भाई साहब समझो, एक मिसाल से समझो। सपोज करो ये मेरा बेटा, हमारे पास एक कोई कंटेनर है और ये इस कंटेनर में यहां पे एक पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, ये एक पिस्टन है और ये मेरा बेटा हमारे पास इसके अंदर क्या है? फ्लूइड है। ये हमारे पास इसके अंदर क्या है मेरा बेटा? फ्लूइड है। और यहां पे ये हमारे पास इस जगह पे ये एक ओपनिंग है। इसी तरह मेरा बेटा यहां पे हमारे पास ये एक ओपनिंग है और यहां पे हमारे पास एक पिस्टन मौजूद है। ठीक है, यहां भी हमारे पास एक ओपनिंग है और ये मेरा बेटा हमारे पास एक क्या मौजूद है? पिस्टन मौजूद है। अच्छा, ये वाले जो पिस्टन है ना मेरा बेटा, ये बाहर आ सकते हैं। ठीक है, अभी रुके हुए हैं, ये मूवेबल पिस्टन है, बाहर आ सकते हैं। जैसे आप लोगों ने सिरिंज देखी होगी ना, इंजेक्शन वाली जो होती है, ऐसे समझ लो ये इंजेक्शन की सिरिंज लगी हुई है, अगर अंदर से इन पे फोर्स लगेगी तो ये क्या होंगे? बाहर आ जाएंगे।
भाई हमने डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, वो इंजेक्शन की सिरिंज देखी है ना, अगर उसके ऊपर फोर्स लगती है, फोर्स कैसे लगती है, जब वो उसको पीछे से खींचते हैं या जब ब्लड आना शुरू होता है तो अल्टीमेटली उसका जो पिस्टन होता है वो कहाँ आ रहा होता है, ऊपर आ रहा होता है। सेम इज द केस हियर। अब पास्कल ने जो अपना लॉ दिया वो स्टैटिक फ्लूइड को लेके दिया, उन फ्लूइड्स के बारे में दिया जो इक्विलिब्रियम में होते हैं। पहले ये पॉइंट क्लियर करना। अब कहता क्या है, ये कहता है भाई कि अगर मैं यहां पे प्रेशर अप्लाई करता हूं 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, कितना प्रेशर अप्लाई किया, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, क्या ये एक स्टैटिक फ्लूइड था? यस सर। अगर स्टैटिक फ्लूइड पे कोई प्रेशर अप्लाई किया जाए तो हर पॉइंट पे वो प्रेशर उतना ही ट्रांसमिट होगा। क्या मतलब, अगर मैं 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर अप्लाई करूंगा, इसको नीचे की तरफ पुश करूंगा, तो हर पॉइंट पे 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर अप्लाई होगा। यानी कि ये पिस्टन आउटवर्ड मूव करेगा, ये पिस्टन भी आउटवर्ड मूव करेगा, ये पिस्टन भी आउटवर्ड मूव करेगा, और इन सब का जब आप प्रेशर नोट करोगे तो आपको पता चलेगा इन सब का प्रेशर मेरा बेटा कितना है, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आसान तरीन भाषा में यह पास्कल का लॉ है। क्या कहते हैं पास्कल का लॉ? अगर प्रेशर अप्लाई किया जाए किसी स्टैटिक फ्लूइड पे, किसी कन्फाइंड फ्लूइड पे, कन्फाइंड कहते हैं जो कंटेनर में पैक है, जो बंद है, कन्फाइंड विद इन अ बाउंड्री कहलाता है ना, तो अगर किसी कन्फाइंड लिक्विड पे, फ्लूइड पे आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो दैट प्रेशर विल गेट ट्रांसमिटेड इक्वली, अनडिमिनिश। इक्वली मतलब एक जितना, अनडिमिनिश मतलब बगैर कम हुए, बगैर खत्म हुए। हम तो वैसे भी आइडियल फ्लूइड की बात कर रहे हैं, तो विदाउट लॉस इक्वली अनडिमिनिश मैनर में ट्रांसमिट होगा हर पॉइंट ऑफ द फ्लूइड के ऊपर। और हमें यह बात पता है कि ये जो इसके ऊपर एक्ट कर रहा होगा, जो फोर्स एक्ट कर रही होगी, वो किस डायरेक्शन में कर रही होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कर रही होगी। ये पॉइंट तो हमें वैसे भी समझ में आती है। ऐसे ही है ना भाई, जब मैं पिस्टन के ऊपर प्रेशर अप्लाई करूंगा तो जितना प्रेशर मैं अप्लाई करूंगा वो प्रेशर फ्लूइड में हर पॉइंट पे उतना ही ट्रांसमिट होगा, वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे भी उतना ही जाके लगेगा। बस होगा क्या कि वॉल्स ऑफ द कंटेनर के ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो परपेंडिकुलर टू द वॉल ऑफ द कंटेनर होगी। ये मेरा बेटा बेसिक से हमारा पास्कल का लॉ था। कॉपी कर लो जल्दी से, मैं इसकी स्टेटमेंट आपको लिखवा देता हूं। अब देखो मेरा बेटा, ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है। आप पहले तसल्ली के साथ स्टेटमेंट पढ़ लो। वही चीज़ जो मैं भी आपको उर्दू में बता रहा था, अंग्रेजी में लिखी हुई है। ब्लेस पास्कल ने इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लूइड्स को लेके एक लॉ दिया कि भाई आप किसी भी स्टैटिक फ्लूइड के ऊपर जितना प्रेशर अप्लाई करोगे वही सारा का सारा प्रेशर ट्रांसमिट होगा टू एवरी पार्ट ऑफ द लिक्विड अनडिमिनिश मैनर में। ऐसा नहीं है कि कुछ वहां गया कुछ वहां गया, जितना अप्लाई करोगे उतना ही हर जगह पे ट्रांसमिट होगा, और वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे भी उतना ही लगेगा। और वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे कैसे लगेगा? परपेंडिकुलर टू द वॉल। ठीक है, ये बात हम पढ़ भी चुके हैं। प्रेशर अप्लाइड टू अ कन्फाइंड लिक्विड इज transmitted equally undiminished to every part of the liquid and to the walls of the container and is always exerted at right angle to the wall। जब आप किताब पढ़ोगे, किताब में उन्होंने इसको एक और तरह से भी बताया हुआ है, वो भी समझ लो। देखो इसी मिसाल से समझते हैं। ठीक है मेरा बेटा, अच्छा ये वाली जो मैंने डायग्राम सी बनाई हुई है ना, ये डायग्राम आपको किताब में नहीं मिलेगी। अगर आपने ये वाली डायग्राम देखनी है, ये आपको पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की क्लास 9 की किताब में मिलेगी, और ये मैंने मेरी जो वीडियो का थंबनेल है उसके अंदर भी सेकंड डायग्राम के तौर पे बनाई है। ये क्या है भाई, देखो समझो मेरा बेटा, फिर से वही वाली एग्जांपल है। ये आपके पास कोई एक स्टैटिक लिक्विड है जिसके अंदर ये 3 पिस्टन है जो अभी अपनी इनिशियल पोजीशन के ऊपर मौजूद है। जो ये पिस्टन यहां पे है, आपके ख्याल से क्या अभी इस पिस्टन के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों मेरा बेटा? सराउंडिंग में एयर मौजूद है और एयर फ्लूइड है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, बिल्कुल कर रही है। तो मेरा बेटा यहां पे कोई ना कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, बिल्कुल होगा, P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसे ही है मेरा बेटा। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर अप्लाई करता हूं, गौर से सुनना, पहले प्रेशर कितना था? P0। मैंने कितना अप्लाई किया? 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं जो चेंज इन प्रेशर अप्लाई हुआ है वो 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का है? आहिस्ता आहिस्ता समझो, आराम से। इनिशियल प्रेशर कितना था? P0, जिसके ऊपर ये पिस्टन अपनी इनिशियल पोजीशन के ऊपर थे। क्यों भाई? ऊपर से P0 लग रहा है तो यहां से भी तो P0 लग रहा होगा।
सर यहाँ अंदर से भी तो लग रहा है, तो पिस्टन बाहर क्यों नहीं जा रहा? इक्विलिब्रियम में है ना मेरा बेटा, जितना बाहर से प्रेशर आ रहा है उतना अंदर से प्रेशर आ रहा है, तो क्यों जाएगा वो बाहर? पॉइंट समझ आ रहा है भाई? जितना बाहर से प्रेशर लग रहा है उतना अंदर से भी लग रहा है। सर ये ग्रीन वाला एरो हमें कंफ्यूज कर रहा है। बेटे ग्रीन वाले एरो को हटा देते, ये तो अभी पिछली मिसाल थी ना, इसमें तो अभी इसका फिलहाल कोई काम ही नहीं आया अभी तक। अब समझो दोबारा, देखो पी नॉट प्रेशर है, उस पी नॉट प्रेशर के ऊपर आपका जो पिस्टन है ये भी क्या है? स्टैटिक है, इक्विलिब्रियम के ऊपर है। मैंने क्या करा, मैंने प्रेशर ऊपर से बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया? मैंने फोर्स अप्लाई कर दी होगी, कोई वेट रख दिया होगा, और मैंने प्रेशर कितना बढ़ाया मेरे बेटे? मैंने प्रेशर बढ़ाया 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि मैं कह सकता हूं दिस इज द चेंज इन प्रेशर, और ये वो चेंज इन प्रेशर है जो कि अप्लाइड है। मैंने अप्लाई किया है ना मेरा बेटा, ये चेंज इन प्रेशर क्या है? अप्लाइड है। तो आपकी किताब वाले कहते हैं जो आपका अप्लाइड चेंज इन प्रेशर है, जितना चेंज इन प्रेशर आपने अप्लाई किया है उतना ही चेंज इन प्रेशर लिक्विड में हर पार्ट पे ट्रांसमिट होगा। जितना चेंज इन प्रेशर आप दोगे वही सारा का सारा चेंज इन प्रेशर क्या होगा? हर पार्ट के पास ट्रांसमिट हो रहा होगा। यानी कि ये इसके पास भी चेंज इन प्रेशर कितना होगा? 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। इसके पास भी चेंज इन प्रेशर कितना होगा? 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। इसके पास भी चेंज इन प्रेशर कितना होगा? 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। यानी कि चेंज इन प्रेशर applied to a static fluid will be transmitted equally to every part of the fluid without getting diminished। क्लियर है? ये हमारी किताब की स्टेटमेंट है। किताब की वर्डिंग में अगर बताऊं तो क्या लिखा हुआ है? व्हेन चेंज इन प्रेशर इज अप्लाइड एट एनी पॉइंट टू एनी स्टैटिक फ्लूइड इट इज ट्रांसमिटेड परफेक्टली टू ऑल द पोर्शन ऑफ द फ्लूइड एंड टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। इसकी मिसाल हमारी किताब में जो दी हुई है वो स्क्वीजिंग ऑफ अ टूथपेस्ट दी हुई है। आप टूथपेस्ट को पीछे से दबाते हो तो आगे से टूथपेस्ट क्या होता है? बाहर आता है। वो पास्कल लॉ की एक मिसाल है, क्योंकि अंदर जो टूथपेस्ट होता है वो स्टैटिक होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। आप फोर्स अप्लाई करते हो, प्रेशर अप्लाई करते हो, वो ट्रांसमिट होता है और वो क्या होता है? बाहर आता है। ठीक है मेरा बेटा, कॉपी कर लीजिए, आगे चलते हैं। ये बाहर किसी की बारात आ रही है, आप परेशान नहीं होइएगा। ठीक है मेरा बेटा, अब हमें इसकी स्टेटमेंट तो अच्छे से समझ में आ गई। अब देख लेते हैं कि हमारी किताब वालों ने इसके हवाले से जो छोटी सी एक डेरिवेशन की हुई है वो क्या लिखा हुआ है। देखो भैया, ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और ये इस कंटेनर के अंदर हमारे पास कोई एक फ्लूइड मौजूद है। ठीक है मेरा बेटा, और इसके अंदर हमारे पास इस कंटेनर के ऊपर एक पिस्टन मौजूद है। यहाँ कहीं पे मान लो मेरा बेटा हमारे पास एक क्या मौजूद है? पिस्टन मौजूद है। ये मान लेते हैं ये हमारे पास एक क्या है? पिस्टन है। ठीक है, इस पिस्टन का कोई एक मास m है। वो मास नेग्लिजिबल मास है, इतना कोई ख़ास मास नहीं है, स्मॉल m से शो किया हुआ है किताब में। ठीक है मेरा बेटा, आपने मेन कॉन्सेप्ट समझने के ऊपर फोकस करना है, डेरिवेशन का रट्टा लगाने पे फोकस नहीं करना। डेरिवेशन तो समझ आ ही जाएगी, वो कोई इतना बड़ा कमाल नहीं है। ठीक है, देखो इधर ये मेरा बेटा जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया, ये हमारे पास पिस्टन है जो कि ऊपर मौजूद है। इस पिस्टन का जो मास है वो स्मॉल m है, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या है मेरा बेटा? a। तो किताब में ऐसे लिखा हुआ है, कंसीडर अ सिलेंडर या कंसीडर अ कंटेनर हैविंग सम स्टैटिक फ्लूइड जिसकी डेंसिटी रो है, विद अ पिस्टन हैविंग मास स्मॉल m एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया a ऑन द टॉप। अब मेरा बेटा इसके अंदर अगर मैं 2 पॉइंट्स मार्क करता हूं, गौर से देखिएगा। एक पॉइंट ये वाला है, इसको मैं कहता हूं पॉइंट x। ठीक है, एक मेरा बेटा यहां कहीं पे पॉइंट है जिसको मैं कह रहा हूं मेरा पॉइंट y। अगर मैं लिखता हूं प्रेशर एट पॉइंट x, तो मैं कह सकता हूं वो P नॉट के बराबर होगा, हाँ या ना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा यहां पे, हाँ या ना? ठीक है, जो प्रेशर एट पॉइंट y होगा मेरे बेटे, अब आपको ये बात पता है कि जब आप पॉइंट x से पॉइंट y की तरफ आओगे तो आप यकीनन कुछ ना कुछ डिस्टेंस h कवर करके आओगे नीचे। तो इसका मतलब पॉइंट y पे आने के बाद जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो तो एज इट इज़ रहेगा, साथ चूंकि आप नीचे आ रहे हो तो नीचे आने की वजह से प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। और एक चीज़ जो आपको समझ में आनी चाहिए वो ये कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे एक रफ सिलेंडर बनाता हूँ तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए मेरा बेटा कि इस सिलेंडर के अंदर आपके पास जितना फ्लूइड आ रहा होगा वो फ्लूइड रिस्पॉन्सिबल होगा इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करने में। दिस इज द प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड। तो ये क्या है भाई? दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्या है भाई? दिस इज द प्रेशर ड्यू टू द फ्लूइड। यहां तक क्लियर हो गई बेटे? यहां तक अभी तक हमने कोई नई बात नहीं पढ़ी। अब
हमने पास्कल लॉ में क्या पढ़ा? पास्कल लॉ में ये पढ़ा कि आप जितना चेंज इन प्रेशर अप्लाई करोगे, सेम चेंज इन प्रेशर हर जगह पे क्या होगा? ट्रांसमिट होगा। यही पढ़ा। अब देखो, अगर मेरा बेटा मैं इस पिस्टन के ऊपर एक कैपिटल मास m प्लेस कर दूं, इस पिस्टन के ऊपर मैंने क्या किया? एक ब्लॉक रख दिया, होगा क्या भाई? अगर ये पिस्टन है, इस पिस्टन के ऊपर अगर मैं ब्लॉक ऐड कर दूंगा तो उसका वेट कहां एक्ट करेगा? डाउनवर्ड। तो प्रेशर बढ़ गया, हाँ या ना? देखो सोचो भाई, ये पिस्टन था फ्लूइड के ऊपर, जैसे सतह समंदर के ऊपर, सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर ऐसे एक पिस्टन रखा हुआ था। अगर मैं उसके ऊपर कोई पत्थर रख दूंगा तो पत्थर का वजन भी अब कहां पे एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो मास m है, इसका प्रेशर एडिशनल हो गया। इस मास m का अगर मुझे प्रेशर निकालना है, अगर मैं ये निकालना चाह रहा हूं, प्रेशर ड्यू टू मास m, अगर आपने कॉन्सेप्चुअल चीज पढ़ी हुई है तो कोई मसला नहीं है, सब समझ में आएगा। प्रेशर ड्यू टू मास m, फॉर्मूला क्या है भाई? परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। ऐसा ही है। ये जो मास m है, ये कौन सी परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है? आप बोलोगे सर ये वेट लगा रहा है। वेट कहां पे लग रहा होता है? डाउनवर्ड। कौन से एरिया पे लग रहा है? इस पिस्टन के एरिया पे लग रहा है। तो आ गया भाई साहब। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg। सर मास आपने स्मॉल m क्यों नहीं लिखा? मेरे बेटे स्मॉल m पिस्टन का मास है। सर तो पिस्टन का मास है तो पिस्टन भी तो प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा। बिल्कुल कर रहा होगा, वो यहाँ पी नॉट में ही मौजूद है। पी नॉट क्या है? इनिशियल प्रेशर जो इस पॉइंट का है, वो टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है और पिस्टन के अपने मास की वजह से जो प्रेशर है वो भी है। सबको मिला जुला के इनिशियल प्रेशर इस पॉइंट तक कितना है? पी नॉट है। जब आप नीचे आ रहे हो तो पी नॉट तो है ही है, साथ में नीचे आने की वजह से ये जो फ्लूइड है उसका एडिशनल प्रेशर यहाँ पे ऐड हो गया है। ठीक है, अच्छा। और अपॉन में क्या आ गया मेरा बेटा? a आ गया, mg अपॉन a। क्या मैं कह सकता हूं दिस mg अपॉन a इज द चेंज इन प्रेशर अप्लाइड? ये वो चेंज इन प्रेशर है जो आपने अप्लाई किया है। देखो, अब अगर मैं इस ब्लॉक को प्लेस करने के बाद पॉइंट x का प्रेशर लिखूंगा तो आप बोलोगे दिस इज p नॉट प्लस mg अपॉन a। क्या ये पॉइंट समझ आया? हाँ या ना मेरा बेटा? P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, mg अपॉन a जो आपने ऊपर ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M ऐड किया। सिमिलरली पॉइंट y का प्रेशर क्या होगा? P नॉट प्लस रो जी एच प्लस mg डिवाइडेड बाय a। अब जब आप किताब पढ़ोगे तो किताब में ये बात लिखी मिलेगी कि प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द फ्लूइड इज द सम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड and the change in pressure applied by placing a block of mass capital M at the top of the piston। ठीक है, समझ आ गई? इससे सीखा गया बिल्कुल किताब की लफाजी को हटा के। पास्कल लॉ में क्या था? जितना एडिशनल प्रेशर अप्लाई किया जाएगा उतना ही प्रेशर एक्स्ट्रा ट्रांसमिट होगा लिक्विड में हर जगह पे विदाउट गेटिंग डिमिनिश्ड। आपने एक्स्ट्रा प्रेशर कितना अप्लाई किया? mg अपॉन a। नीचे एक्स्ट्रा प्रेशर कितना आया? mg अपॉन a। इस रो जी एच को तो उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है ना, ये रो जी एच तो नीचे आने की वजह से ऐड हुआ है। समझो बात को। आपने एडिशनल प्रेशर कितना अप्लाई किया? कैसे अप्लाई किया? बाय प्लेसिंग अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M। ठीक है, इसकी वजह से प्रेशर कितना आया? mg अपॉन a। ये निकाल के दिखाया। ये एज इट इज चेंज इन प्रेशर नीचे आ गया, यानी कि मैं ये लिख सकता हूं कि जितना चेंज इन प्रेशर अपवर्ड था वही मेरे पास चेंज इन प्रेशर डाउनवर्ड आ रहा है। हाँ या ना? यही मेरे पास चेंज इन प्रेशर एवरीवेयर होगा। यही तो पास्कल का लॉ कह रहा था। पास्कल का लॉ क्या कह रहा था? जितना एक पॉइंट पे चेंज इन प्रेशर अप्लाई करोगे वही सेम चेंज इन प्रेशर ट्रांसमिट होगा इंटायर फ्लूइड के अंदर। क्लियर हो गया? ये मेरा बेटा छोटी सी डेरिवेशन थी जो आपके पास थी। अब बच्चा यहां पे ये रट्टा मार लेता है कि जो चेंज इन प्रेशर है ये हमेशा mg अपॉन a के बराबर होगा। नहीं मेरा बेटा, मैंने ऐसे कहीं नहीं कहा। यहां पे mg अपॉन a के बराबर क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि ये वो एडिशनल प्रेशर है जो आपने ऊपर एक ब्लॉक प्लेस करके मजीद अप्लाई किया है जिसका मास क्या है? कैपिटल M। समझ आ रही है मेरा बेटा बात की? अगर आप यहां पे एक ऐसा ब्लॉक प्लेस करते जिसका मास 2m होता तो यहां पे आ रहा होता 2mg अपॉन a। ऐसा ब्लॉक प्लेस करते जिसका मास 5m था तो यहां आ रहा होता 5mg अपॉन a। तो लकीर के फकीर नहीं बनना, ना रट्टे मारना। ठीक है, कॉपी कर लो मेरा बेटा इतना हिस्सा, आगे चलते हैं। अच्छा मेरा बेटा, अब हमारे पास एक और चीज जस्ट फॉर द सेक ऑफ MCQ नोट कर लिएगा।
पास्कल ने ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ना, हाइड्रोस्टैटिक एक्सपेरिमेंट। सर ये हाइड्रोस्टैटिक क्या होता है मेरे बेटे? मैंने स्टार्ट में बताया था कि पास्कल वो पहला बंदा था जिसने स्टैटिक फ्लूइड के ऊपर काम किया था और फ्लूइड्स इन इक्विलिब्रियम के प्रिंसिपल को एक्सप्लोर किया था। तो हाइड्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक फ्लूइड का जो एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके अंदर उसने डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि अगर आप किसी फ्लूइड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हो एक्स्ट्रा तो उसका क्या इंपैक्ट आएगा। उस एक्सपेरिमेंट का नाम था पास्कल्स बैरल। पास्कल्स बैरल मेरा बेटा वो एक्सपेरिमेंट का नाम है जिसमें पास्कल ने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द प्रेशर इन एन स्टैटिक फ्लूइड। स्टैटिक फ्लूइड में अगर आप प्रेशर चेंज करते हो तो वो किस तरह ट्रांसमिट होता है, वो इसने पास्कल्स बैरल नाम के एक्सपेरिमेंट के अंदर डिमॉन्स्ट्रेट किया था। ठीक है मेरे बच्चे, अब कॉपी कर लीजिए। अच्छा मेरा बेटा, अब हमारे पास जो हमने हमारा पास्कल का लॉ पढ़ा है उससे रिलेटेड हमारे पास दो एप्लीकेशन हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, ये एप्लीकेशन आपसे वो शॉर्ट नोट में पूछ सकता है। ठीक है, तो मैं यहां पे आपको एप्लीकेशन समझा रहा हूं, लेकिन आपका काम क्या है कि आपने सिंध बोर्ड की जो क्लास 11 की किताब है, जिसकी पीडीएफ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, उसको खोल के आपने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको यहां पे गाइड कर देता हूं कि ये पहली एप्लीकेशन जो कि हमारी हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है कैसे काम करती है। बिल्कुल सिंपल, आप में से जितने लोगों ने बाइक चलाई होगी 150, सुजुकी की 150 बाइक या उससे ऊपर की कोई बाइक, या आप में से किसी ने अगर गाड़ी चलाई है तो उसमें ब्रेक फ्लूइड डलता है। वो ब्रेक फ्लूइड का काम क्या होता है? देखो मेरा बेटा, ये आपका है ब्रेक पैडल। ब्रेक पैडल, गाड़ी चलाई है ना, ड्राइवर सीट के ऊपर एक ब्रेक पैडल होता है, चाहे मैनुअल गाड़ी हो चाहे ऑटोमेटिक गाड़ी हो, ब्रेक पैडल होता है। तो ये वो ब्रेक पैडल है। ये मेरा बेटा जो ब्लू कलर का चेंबर नजर आ रहा है ना, ये कहलाता है मास्टर सिलेंडर। क्या कहलाता है मेरा बेटा? ये मास्टर सिलेंडर। ये क्या था भाई? ये था ब्रेक पैडल। और इसके अंदर क्या है? ये मेरा बेटा हमारे पास ब्रेक फ्लूइड मौजूद है। ब्रेक फ्लूइड क्या होता है? लिक्विड होता है जिसका काम ब्रेक प्रेशर को आगे ट्रांसमिट करना है। कैसे करता है अभी देखते हैं। ये क्या जा रहा है जनाब? ये इसका कनेक्टिंग पाइप जा रहा है, वही ब्रेक सिलेंडर का कनेक्टिंग पाइप है। ये मेरा बेटा हमारे पास क्या लगे हुए हैं? ये हमारे पास पिस्टन लगे हुए हैं। और ये पिस्टन क्या होते हैं? ये पिस्टन यहां कनेक्ट हुए हुए होते हैं हमारे ब्रेक शू से। ये चीज क्या है मेरा बेटा? ब्रेक शू। अक्सर जाते हैं ना ब्रेक शू चेंज कराने के लिए। जरा ये क्या है मेरा बेटा? ये हमारे पास टायर का इनर रिम है। ठीक है, अब समझते चलो होता क्या है। जरा जल्दी से पास्कल लॉ रिवाइज करना। पास्कल लॉ था क्या, फिर इस पे आते हैं, खुद ही समझ में आ जाएगा। पास्कल लॉ ये था कि अगर आपके पास एक स्टैटिक फ्लूइड है, स्टैटिक फ्लूइड कहां होता है? कन्फाइंड एनवायरनमेंट में, बंद एनवायरनमेंट में, बाउंड्री वॉल के अंदर। आपने एक तरफ से प्रेशर अप्लाई किया तो जितना प्रेशर आप अप्लाई करोगे एज इट इज उतना प्रेशर आगे क्या होगा? ट्रांसमिट होगा लिक्विड में हर पार्ट पे और हर वॉल ऑफ द कंटेनर पे परपेंडिकुलर टू द वॉल। सेट है? अब देखो आपने क्या किया? पैडल प्रेस किया। पैडल प्रेस करने की वजह से क्या होगा मेरे बेटे? ये जो पैडल है ये इस पिस्टन से कनेक्ट हुआ हुआ है, ये अंदर की तरफ जाएगा। जब ये अंदर की तरफ जाएगा तो ये जो फ्लूइड है इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होगा। इसके ऊपर क्या होगा? प्रेशर एक्सर्ट होगा। ये पूरा जो प्रेशर है वो यहां पे आके ट्रांसमिट होगा इधर वाले पिस्टन में और इधर वाले पिस्टन में। अगर आपने 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर अप्लाई किया तो 10 ही इधर जाएगा, 10 ही इधर जाएगा। इससे क्या होगा? ये दोनों पिस्टन आउटवर्ड आएंगे और उससे क्या होगा? ये जो ब्रेक शू है ये टायर के साथ जाके लगेगा और यहां पे ब्रेक शू में यहां रबड़ होती है, वो रबड़ टायर के साथ लगेगी। देखो किसी भी चीज को रोकने का तरीकाकार क्या होता है? अगर कोई चीज गोल गोल घूम रही है, आप उसके साथ ऐसे कोई रबड़ या इस तरह की कोई रिटार्डिंग चीज लगा दो तो अल्टीमेटली वो इसके साथ लगेगी और उसकी स्पीड क्या करना शुरू हो जाएगी? कम करना शुरू हो जाएगी। तो ये मैकेनिज्म है हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम का। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आहिस्ता आहिस्ता तहम्मुल से, प्यार से फिर सुनो। नोट्स कैसे बनाओगे? किताब से देख के बनाओगे और समझ में आएगा, ये क्लियर है। ठीक है, देखो आपने क्या करा भाई? ब्रेक पेडल प्रेस किया। जब आप ब्रेक पेडल प्रेस करोगे तो आपका पांव क्या कर रहा है? आप ऐसे प्रेस करते हो ना, पांव क्या कर रहा है? फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द पिस्टन इज द प्रेशर दैट इज बीइंग सप्लाइड टू द ब्रेक फ्लूइड। ये प्रेशर जो आपने यहां से सप्लाई किया वो ऐसे ट्रांसमिट होगा, क्योंकि देखो ये एक क्लोज असेंबली है, ये मास्टर सिलेंडर और ये नीचे वाला सिलेंडर, ये जो पाइप से कनेक्ट हुआ है इसमें जो फ्लूइड है ये स्टैटिक है।
ठीक है। जब आप प्रेस करोगे तो ये प्रेशर आएगा इधर और ये प्रेशर ट्रांसमिट होगा इन दोनों पिस्टन के साथ। ये दोनों पिस्टन ऐसे जाएंगे और इनके साथ ब्रेक शू कनेक्ट हुए हैं। ये ब्रेक शू जाके इनके आगे ना यहाँ पे होती है रबड़, इस जगह पे ना रबड़ होती है। जाहिर है जब वो रबड़ आपकी घिस जाती है ना, आप गाड़ी को बार बार इस्तेमाल करते हो, ब्रेक बार बार इस्तेमाल करते हो, तो वो रबड़ टायर के साथ लग के टायर को रोक के वो रबड़ क्या होती है, घिसते घिसते खत्म हो जाती है। तो आपने अक्सर नोट किया होगा जब आपका ब्रेक शू खत्म हो जाता है, उसकी रबड़ खत्म हो जाती है, तो वो टायर के साथ लगता है तो ची करके आवाज आती है, क्योंकि फिर वो दो मेटल्स आपस में टकरा रहे होते हैं। जरा जब रबड़ खत्म हो जाएगी तो ये वाला मेटल इस टायर को रोकने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है, विच इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। तो आपको वहां पे चेंज करना होता है। क्लियर है? अब आपने नोट किया होगा अगर गाड़ी तेज जा रही हो, अल्लाह ना करे सामने से अचानक से कोई बंदा है, आप जोर से ब्रेक लगाते हो तो गाड़ी एक झटके से रुकती है। वो जोर से ब्रेक लगाने पे होता क्या है एक्चुअल में, आप ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हो तो ब्रेक शू ज्यादा ताकत से जाके बाहर चिपक जाते हैं। इसी तरह से ये कहते हैं कि जो आपका ब्रेक फ्लूइड है ये हर वक्त अपने जो इसका मार्क है उस पे होना चाहिए। क्यों? सोचो क्यों? अगर ब्रेक फ्लूइड कम होगा तो प्रेशर पूरा ट्रांसमिट ही नहीं होगा। आपके पास ये जितना अच्छे से कन्फाइन होगा, जितना ज्यादा रिजिड होगा, अल्टीमेटली वो उतना अच्छे से ट्रांसमिट कर सकेगा। और ये जितना ढीला ढीला होगा, मतलब ब्रेक फ्लूइड यहां तक होना चाहिए, सिर्फ यहां तक है, तो क्या होगा जरा समझना। देखो ये मास्टर सिलेंडर है, इसमें ब्रेक फ्लूइड पूरा टॉप तक होना चाहिए, लेकिन है अभी आधा। जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो पहले तो वो जो बची हुई जगह उसको ऑक्यूपाई करने में जा रहा होगा, आगे ट्रांसमिट थोड़ी करेगा। पॉइंट समझ आ रहा है? हाँ, अगर पूरा मास्टर सिलेंडर में फ्लूइड भरा हुआ है, जैसे ही आपने फोर्स अप्लाई करी पेडल से, फौरन आगे ट्रांसमिट होगा। लेकिन अगर मास्टर सिलेंडर के अंदर ब्रेक फ्लूइड की जगह ही खाली है, आपने नाअहली का मुजाहरा किया और आपको अब्बा ने बोला था कि ब्रेक फ्लूइड भरवा दो, आपने भरा ही नहीं वहां पे या भरवाया ही नहीं, तो उससे क्या होगा, आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो और क्या हो रहा है, वो बजाय आगे ट्रांसमिट करने के पहले वो बची हुई जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। हमने पिछले लेक्चर में ये बात पढ़ी थी ना कि लिक्विड को जितनी अवेलेबल जगह मिलती है सब ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए ब्रेक फ्लूइड हमेशा पूरा रखें, ब्रेक अपनी सही रखें, ताकि आपकी और आपके साथ में गाड़ी में बैठने वाले लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। ठीक है, ये मेरा बेटा हमारे पास पहला इसका एप्लीकेशन था, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। कॉपी कर लो, आगे चलते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट पे जाते हैं। अब ये मेरा बेटा हमारे पास इसकी दूसरी एप्लीकेशन है, इसको हम हाइड्रोलिक लिफ्ट भी कहते हैं और हाइड्रोलिक जैक भी कहते हैं। ये हमारे पास जो एप्लीकेशन है ये आपको अक्सर नजर आएगी अगर आप कभी अपनी गाड़ी सर्विस कराने जाओगे, वहां पे आप कभी देखोगे ना तो वो आपकी गाड़ी को एक प्लेटफॉर्म पे उठा रहा होता है, वो हाइड्रोलिक लिफ्ट है या हाइड्रोलिक जैक होता है। ठीक है, होता क्या है भैया समझना जरा। ये मेरा बेटा हमारे पास स्टैटिक फ्लूइड है और यहां पे ये नोट करो, ये आपके पास एक ही लेवल के ऊपर है, ये जहन में रखिएगा। ठीक है, एक ही लेवल के ऊपर है ये चीज समझनी है, क्योंकि अभी आगे एक न्यूमेरिकल जो है ना वो डायरेक्टली इसी कॉन्सेप्ट पे बेस कर रहा है। ये एक ही लेवल के ऊपर है। एक ही लेवल पे होने से क्या होता है, हम ये बात जानते हैं कि स्टैटिक फ्लूइड में एक ही लेवल के ऊपर जितने पॉइंट्स होते हैं फ्लूइड के अंदर, उनका प्रेशर कैसा होता है, एक जैसा होता है। एक पॉइंट तो ये ध्यान में रखना। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान में रखोगे मेरा बेटा, ये मेरे पास कोई पिस्टन है, आपको वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि यहां जो पिस्टन है, यहां वाले पिस्टन का जो एरिया है मेरा बेटा वो कैसा है, कम है, नजर आ रहा है। और यहां वाले पिस्टन का मेरे बेटे हमारे पास जो एरिया है वो कैसा है, ज्यादा है। क्लियर है? इधर वाले पिस्टन का एरिया कम है, इधर वाले पिस्टन का एरिया ज्यादा है। यानी कि यहां जो प्लेटफॉर्म होगा जहां मैं फोर्स लगा रहा हूं, ये अप्लाइड फोर्स की जगह F1, ये कम है और यहां वाली जो फोर्स है वो कैसी है, ज्यादा है। एरो का डायरेक्शन अभी मैं समझा देता हूं, पहले ये देख लो। ठीक है, अच्छा, अब पास्कल का लॉ क्या कहता है, आपने क्या पढ़ा था? पास्कल का लॉ ये कहता है अगर ये स्टैटिक फ्लूइड है, जो कि है, ठीक है, अगर स्टैटिक फ्लूइड है तो मैं जितना प्रेशर यहां पे अप्लाई करूंगा, जितना चेंज इन प्रेशर मैं यहां पे अप्लाई करूंगा, वो इक्वली ट्रांसमिट होगा इंटायर फ्लूइड के अंदर, हर जगह पे। मतलब अगर मैं यहां पे प्रेशर P1 अप्लाई करता हूं तो वही P1 इधर से आएगा, हाँ या ना? अगर P1 मैं यहां से अप्लाई करता हूं तो ये उसी P1 प्रेशर से क्या होगा, बाहर आ रहा होगा। पॉइंट क्लियर है, हाँ या ना भाई? अगर मैं P1 प्रेशर से इस पिस्टन को नीचे दबाता हूं तो ये उसी P1 प्रेशर से क्या होगा, बाहर आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहां पे P1 प्रेशर अप्लाई करता हूं विच इज F1/A1, तो मुझे यहां से जो जिस प्रेशर से ये पिस्टन बाहर आएगा, अगर मैं उसे P2 कह रहा हूं F2/A2, तो मेरा पास्कल का प्रिंसिपल ये कहता है कि P1 शुड बी इक्वल टू P2। बोलो मेरे बेटे हाँ या ना?
क्लियर हो गई ये बात? बेसिक सी बात थी क्या कि जितना प्रेशर यहां अप्लाई करूंगा उतना ही प्रेशर से ये क्या होगा, बाहर आएगा। ये वो प्रेशर है जो मैंने अप्लाई किया और ये वो प्रेशर है जिससे बाहर आ रहा है। सर ये तो बात हमें समझ में आ रही है, इसमें इतना मतलब इसमें इतना अनोखा क्या है कि जो इतनी बड़ी एप्लीकेशन है। देखो समझो, अगर मैं इसको इक्वेट करता हूं, ये बनेगा F1 अपॉन A1 विल बी इक्वल टू F2 अपॉन A2। ठीक है मेरा बेटा, इतना हिस्सा क्लियर है? अब समझो इसमें क्या खास बात है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मेरा बेटा यहां पे हमारे पास जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है। एरिया कितना है? 1 मीटर स्क्वायर है और इसका जो एरिया है ये है 100 मीटर स्क्वायर। समझाने के लिए मिसाल ली है। क्या मिसाल ली है? इस छोटे प्लेटफॉर्म का एरिया कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। इस बड़े प्लेटफॉर्म का एरिया कितना है? 100 मीटर स्क्वायर। सर प्लेटफॉर्म कहाँ है? हमें जरा प्लेटफॉर्म भी दिखा दें। बेटे ये प्लेटफॉर्म है जिसको मैं ग्रीन से जो है ना वो कलर कर रहा हूं। ये प्लेटफॉर्म है, ये मेरा बच्चा हमारा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये मेरे पास 1 मीटर स्क्वायर, ये मेरे पास 100 मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब मैं यहां पे अगर प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं? 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। मेरा बेटा वापस अपनी एग्जांपल शुरू करते हैं जहां पे हमारे पास डिस्टर्बेंस आई थी। तो हम क्या बात कर रहे थे, ये जो हमारा एरिया है इसको मैंने एज्यूम कर लिया 1 मीटर स्क्वायर है। यहां का मैंने एरिया एज्यूम कर लिया कितना है? 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर मुझे इस पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई करना है 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, तो जाहिर है मेरा बेटा प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? F अपॉन A। मुझे फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी कितनी? 100 न्यूटन की, और यहाँ पे एरिया कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। मेरा बेटा एक सिंपल सी एग्जांपल समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये एक्चुअल में एप्लीकेशन है क्या। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा? ये 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए F2 की वैल्यू निकालूं, मैंने यहाँ पे 100 न्यूटन की फोर्स लगाई 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे, जो प्रेशर बना वो कितना बना? 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो यहां पे ट्रांसमिट होगा इंटायर फ्लूइड के अंदर और जिसकी वजह से पिस्टन या कोई प्लेटफॉर्म क्या होगा? बाहर आएगा। तो कितनी फोर्स से बाहर आएगा अगर मुझे वो मालूम करना हो तो मेरा बेटा यहां से निकाल सकता हूं। F2 विल बी इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई बाय A2 अपॉन A1। भाई A2 डिवाइडर है तरह के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A2 अपॉन A1 इन F1। F1 कितना था मेरा बेटा? 100 था ना। इधर कितनी फोर्स लगा रहा था मैं? 100 न्यूटन लगा रहा था। A2 इधर का एरिया कितना है? 100 है, और मेरा बेटा इधर का एरिया कितना है? 1 है। सॉल्व करेंगे तो क्या बनता है ये? यानी कि ये मेरा बेटा तकरीबन 10,000 न्यूटन की फोर्स बनती है। अब थोड़ी देर के लिए ज़रा पहले समझो और हजम करो हमने किया गया। हमने 100 न्यूटन की फोर्स से 10,000 न्यूटन की फोर्स प्रोड्यूस कर दी। हमने छोटी फोर्स लगा के बड़ी फोर्स प्रोड्यूस कर दी। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि आपके लिए भारी ऑब्जेक्ट्स हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक जैक के जरिए उठाना आसान क्यों होते हैं? क्योंकि पास्कल के प्रिंसिपल की मदद से होता क्या है, आप छोटे क्रॉस सेक्शनल एरिया पे कम फोर्स अप्लाई करते हो, इक्वल प्रेशर ट्रांसमिट होने की वजह से आपने यहां पे बड़ा एरिया रखा होता है जिसकी वजह से बड़ी फोर्स प्रोड्यूस होती है। क्लियर है? ठीक है मेरा बेटा, समझ आती है बात की? अब यहां पे एक और चीज समझो, फिर आपको और मजा आएगा समझने में। आप नोट करो, आपने फोर्स अप्लाई कितनी की थी? 100 न्यूटन। यहां पे फोर्स प्रोड्यूस कितनी हुई है? 10,000 न्यूटन। सही है। अगर मैं आपसे पूछता हूं फोर्स कितने गुना बढ़ गई, तो कितने गुना कैसे निकालोगे? F2 डिवाइडेड बाय F1 फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल, जितनी प्रोड्यूस हुई डिवाइडेड बाय जितनी अप्लाई की गई थी। तो भाई साहब डिवाइड करना जरा। तो मेरा बेटा ये क्या बनता है? ये बनता है 100। यानी कि आपको ये नजर आ रहा है कि मेरा बेटा आपके पास जो फोर्स है वो 100 टाइम्स इंक्रीज हुई है। चेक कर रहे हो, आपकी फोर्स जितनी आपने अप्लाई की थी उसके मुकाबले में कितनी बढ़ गई? 100 गुना बढ़ गई। आपकी जो फोर्स है कितने गुना बढ़ गई? 100 गुना बढ़ गई। ये 100 का जो फैक्टर है ये आया कहां से? अब ये समझो जरा। ये 100 का फैक्टर आता है मेरा बेटा A2 डिवाइडेड बाय A1 से। A2 क्या है? आउटपुट वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया, जहां पे वो चीज रखी जाती है जिसको आपने लिफ्ट करना है, या बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया। A1 छोटा क्रॉस सेक्शनल एरिया जहां पे आप फोर्स लगा रहे हो। A2 कितना था मेरा बेटा? 100 था। A1 कितना था? 1 था। तो क्या आंसर आ रहा है? 100 आ रहा है आंसर।
A2/A1 से ये नंबर आ रहा है, वो नंबर आ रहा है जो बताएगा कि आपकी फोर्स कितने गुना बढ़ेगी। अगर A2/A1 करने पे आंसर 5 आ रहा है, इसका मतलब आपकी फोर्स 5 टाइम बढ़ेगी। A2/A1 करने पे आंसर 20 आ रहा है, तो आपकी फोर्स 20 टाइम्स बढ़ेगी। क्लियर है? मैं आहिस्ता आहिस्ता फिर से रिपीट कर रहा हूं, गौर से सुनो, अच्छे से सुनो, क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इसी हाइड्रोलिक लिफ्ट के टॉपिक को लेकर है। ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या था मेरा बेटा? ठीक है मेरा बेटा, अगर हम जल्दी से रिवाइज कर लें तो हमने क्या बात पढ़ी थी कि आपके पास ये स्टैटिक फ्लूइड है जो इस तरह की असेंबली के अंदर कन्फाइन हुआ है। एक छोटा क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया है। हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक जैक एक सिंपल मशीन होती है जिसका काम हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करना होता है। कैसे करता है? छोटी फोर्स लगा के बड़ी फोर्स हासिल की जाती है। एंड हाउ इज दैट पॉसिबल? सिंपल, देखो भाई, इस पूरी लाइन के अलोंग दोनों पॉइंट्स का प्रेशर कैसा है? एक जैसा है, क्योंकि हमें ये बात पता है, डेरिवेशन से साबित करिए, किताब में नहीं लिखी हुई, लेकिन पिछले लेक्चर में डेरिवेशन से साबित करी कि हॉरिजॉन्टली स्टैटिक फ्लूइड के अंदर प्रेशर चेंज नहीं होता। तो यहां आप जितना प्रेशर लगाओगे अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, सेम प्रेशर इस फ्लूइड में हर जगह पे ट्रांसमिट होगा और नतीजे में इधर भी उतना ही प्रेशर ट्रांसमिट होगा। जितने प्रेशर से इस पिस्टन को अंदर दबाओगे उतने ही प्रेशर से ये पिस्टन बाहर आएगा। तो इधर वाला प्रेशर P1, इधर वाला प्रेशर P2। अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ P1 P2 बराबर है। P1 का फॉर्मूला क्या हो गया? F1/A1। P2 का फॉर्मूला F2/A2। मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल ले ली समझने के लिए कि भाई इसका एरिया मान लो 1 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया मान लो 100 मीटर स्क्वायर। तो हमने बोला भाई प्रेशर P1 कितना अप्लाई हो रहा है? 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैसे निकाला भाई? फोर्स कितनी लगाई है आपने? 100 न्यूटन। कितने एरिया पे लगाई? 1 पे। तो क्या बना? 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सेम प्रेशर यहां ट्रांसमिट होगा। अब क्या करना है भाई? सेम प्रेशर के लिए जब आप फोर्स निकालने के लिए जाओगे तो F2 क्या बनेगा? A2 को वहां ले जाएंगे तो A2/A1 मल्टीप्लाई बाय F1। F1 कितना है? 100। A2 कितना है? 100। A1 कितना है? 1। सॉल्व किया तो क्या आंसर आया? 10,000 न्यूटन। यानी कि 100 न्यूटन की फोर्स लगाने के बाद 10,000 न्यूटन की फोर्स प्रोड्यूस हो रही है। यानी कि जितनी फोर्स आपने अप्लाई की थी उससे 100 टाइम्स ज्यादा बड़ी फोर्स आप क्या कर रहे हो? प्रोड्यूस कर पा रहे हो, अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स थ्योरम या पास्कल्स लॉ। फिर मैंने बताया कि ये जो 100 का फैक्टर है ये कैसे पता चलता है? A2/A1 से पता चलता है, या आप इसको यूं भी कह सकते हो कि ये F2/F1 से पता चलता है। देखो F2/F1 से भी यही निकाला था, तो आप यहां से कर सकते हो। A2 यहां डिवाइड हो रहा है ना मेरे बेटे, अगर यहां ले जाऊंगा F1 को नीचे ले आऊंगा तो F2/F1 विल बी इक्वल टू A2/A1। इसको हम कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। क्या कहते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? कितनी फोर्स लगाने पर कितनी फोर्स प्रोड्यूस हो रही है। इनपुट कितना एफर्ट लगाया तो आउटपुट कितना फोर्स प्रोड्यूस हुआ, इसका रेशियो। आउटपुट फोर्स प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय द इनपुट एफर्ट अप्लाइड, इसको अपन लोग कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द मशीन। मैकेनिकल एडवांटेज होता क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज सिंपल एक नंबर है, एक नंबर है, ये हैशटैग नहीं है भाई फेसबुक वाली आवाम, ये हैशटैग नहीं है, ये नंबर है। अगर F2/F1 या A2/A1 10 है तो ये बता रहा है अगर आप फोर्स यहां पे 1 न्यूटन लगाओगे तो आउटपुट फोर्स 1 मल्टीप्लाई बाय 10 10 गुना ज्यादा होगी। अगर आप फोर्स 7 लगाओगे तो 7 10 से आउटपुट फोर्स 70 न्यूटन होगी। और आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया भी इसी लिहाज से डिजाइन करना पड़ेगा। अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 है और आप चाह रहे हो कि आउटपुट फोर्स 7 टाइम ज्यादा हो तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 7 टाइम ज्यादा होगा। क्लियर है मेरा बेटा? ये सारी बेसिक बातें थी हमारी हाइड्रोलिक लिफ्ट को लेके। कॉपी कर लीजिए जल्दी से, आगे चलते हैं। ये ज़हन में रख लेना, किताब में इसको ऐसे भी लिखा मिलता है कि F2 बराबर है A2/A1 मल्टीप्लाई बाय F1 के, और ये जो आपका A2/A1 होता है दिस इज ग्रेटर देन 1, इसलिए आपका जो F2 होता है दैट इज ग्रेटर देन F1। जाहिर है A2, मैंने आपको वैसी बात बता दी, A2/A1 मैकेनिकल एडवांटेज है और ये वो नंबर है जो ये बताएगा कि आपकी जो आउटपुट वाली फोर्स है वो इनपुट के मुकाबले में कितनी ज्यादा होगी। ठीक है मेरा बेटा? कॉपी कर लो जल्दी से, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन मौजूद है। आपको कहता है कि हमारे पास एक हाइड्रोलिक सिस्टम है जिसके अंदर 2 सिलेंडर्स हैं, एक सिलेंडर A है और एक सिलेंडर B है।
सिलेंडर ए हैज अ पिस्टन विद रेडियस 5 सेंटीमीटर। जाहिर है आपका जो पिस्टन है वो सर्कुलर फॉर्म में है तो उसका उन्होंने आपको रेडियस दे दिया। सिलेंडर बी का जो पिस्टन है उसका रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। कहता है फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज अप्लाइड टू सिलेंडर ए, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय सिलेंडर बी। देखो मेरा बेटा वही वाला केस है आपका, ये आपके पास असेंबली है, ध्यान में रखिएगा असेंबली आपकी वही रहेगी, असेंबली आपकी चेंज नहीं होगी। ये आपके पास असेंबली है मेरे बच्चे और इसके अंदर आपके पास दो पिस्टन यहां पे मौजूद हैं, ठीक है। एक मेरा बेटा पिस्टन यहां मौजूद है, एक मेरा बच्चा पिस्टन आपका यहां मौजूद है। इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक तरफ आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो 200 न्यूटन की, तो अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ यहां पे आप फोर्स अप्लाई करके पिस्टन को अंदर करोगे तो वहां से वो क्या होगा, बाहर आएगा। तो यही वो कह रहा है कि भाई ये वाला जो सिलेंडर है इसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो 200 न्यूटन, आपने बताना है ये वाला जो सिलेंडर है ना, जो बड़ा सिलेंडर है, ये कितनी फोर्स लगा रहा है आउटवर्ड, ठीक है मेरा बेटा। अब हमें क्या बात पता है उसके बाद शुरू करते हैं। हमें ये बात पता है भाई अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ P1 विल बी इक्वल टू P2। जितना प्रेशर हम यहां पे लगाएंगे उतना ही प्रेशर यहां से क्या होगा, आउटवर्ड एक्सर्ट होगा। अच्छा P1 का फॉर्मूला क्या है भाई, F1 अपॉन A1। P2 का फॉर्मूला क्या है बेटे, F2 डिवाइडेड बाय A2। मालूम क्या करना है आपको, F2 मालूम करना है। अच्छा वैल्यूज प्लेस कर दें जल्दी से। F1 कितना है मेरा बेटा, जो फोर्स आपने अप्लाई करी वो कितनी दी है, 200 न्यूटन दी हुई है, ये रही, ठीक है मेरा बेटा। एरिया, अब बच्चे ये जो आपका पिस्टन है ये कैसा है, सर्कुलर है, ठीक है। रेडियस दिया हुआ है ना मेरा बेटा, रेडियस किसका होता है, सर्कल का होता है। सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं, क्योंकि यहां पे आपने एरिया रखना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई रखा, आर कितना दिया है मेरा बेटा, 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मीटर में कैसे जाते हैं, डिवाइडेड बाय 100। सर क्या हम ये काम पहले कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं मेरा बेटा, ठीक है। पॉइंट समझ आ रहा है, आप पहले एरिया निकाल लो, फिर मल्टीप्लाई कर लो, बाद में वैल्यूज पुट कर लो, जो दिल करता है करो, ठीक है। हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। पाई आर स्क्वायर क्लियर हो गया, सेंटीमीटर से मीटर में कैसे गया, डिवाइड बाय 100। F2 आपने मालूम करना है। फिर से ये भी एक सर्कल है तो हो गया पाई आर स्क्वायर। आर कितना है मेरे बेटे, आर कितना है सेकंड वाले का, 10 सेंटीमीटर है, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 और ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, ठीक है। देखो भाई पाई से पाई क्या हो गया, मर गया। अच्छा ये 10 अपॉन 100 यहां डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई। यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं 200 डिवाइडेड बाय 5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय, ये 10 अपॉन 100 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100, ये हो गया मेरा बच्चा क्या, हमारा F2। अब ये जो 100 और 100 है ये डिनोमिनेटर में, जब ये पलटेगा तो इधर ऊपर आ जाएगा भाई, बेसिक मैथ्स। 5 अपॉन 100 को पलटेंगे तो 100 अपॉन 5 हो जाएगा, यानी कि ये चीज ये बन जाएगी 200 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 100 को पलटेंगे तो क्या बन रहेगा, 100 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 5, और साथ में क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100, किसके बराबर है, F2 के बराबर। जो मर रहा है मार लो, 100 से 100 गया, फिर 100 से 100 गया, ठीक है। और क्या क्या जा रहा है भाई, 5 1 जा 5 2 जा क्या हो गया, 10 हो गया, फिर 5 1 जा, फिर 5 2 जा क्या हो गया मेरा बेटा, 10 हो गया, सही है। 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो मेरा बेटा F2 कितना आ रहा है आपके पास, F2 आ रहा है 800 न्यूटन। आपने फोर्स कितनी लगाई थी, आपने फोर्स लगाई थी 200 न्यूटन की, और ये सिलेंडर बी कितनी फोर्स लगा के बाहर आ रहा है, 800 न्यूटन की फोर्स लगा के ये बाहर आ रहा है। पॉइंट समझ आ रहा है, 200 न्यूटन की फोर्स लगाई थी 800 न्यूटन। अब आप एक और चीज नोट करो, 200 के टेबल में 800 आता है, यस सर, कहां पे, 4 टाइम्स। इसका मतलब जो आपकी फोर्स है ये 4 टाइम क्या हो गई, बढ़ गई। जो तरीका मैंने सिखाया उससे भी निकाल सकते हैं, क्या सिखाया था, F2 अपॉन F1। F2 इज 800, F1 इज 200, तो 800 डिवाइडेड बाय 200 क्या आ रहा है, 4, 4 गुना बढ़ गई। चेक करो कि क्या आपका जो एरिया था, क्या आपका जो एरिया था वो भी 4 गुना बढ़ा था या नहीं बढ़ा था। देखो एरिया कितना बढ़ा था, कैसे निकालेंगे, A2 डिवाइडेड बाय A1। A2 का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। आर कितना है भाई, 5 अपॉन 100 अपॉन में A1 कितना है, सॉरी ये होगा 10 अपॉन 100, क्योंकि A2 है ना मेरा बेटा, A2 तो 10 सेंटीमीटर वाला होगा। 5 अपॉन 100 का स्क्वायर, पाई से पाई क्या हो गया, मर गया। सॉल्व करेंगे, 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100 डिवाइडेड बाय
5/100 मल्टीप्लाई बाय 5/100। मैं एक बार देख लूं, नजर भी आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है, ठीक है। तो मेरा बेटा ये देखो, 100 से 100 मर गया, 100 से 100 मर गया, क्या बनता है? 10 10 जा 100, 5 5 जा 25, 100/25 कितना होता है? 4 होता है। तो सिलेंडर ए का जो पिस्टन है, इसके मुकाबले में सिलेंडर बी का पिस्टन कितना बड़ा है? 4 गुना। तो अपने पास कॉपी में कहीं पे ये बात नोट कर लेना कि A1 के मुकाबले में A2 जितने टाइम बड़ा होगा, फोर्स भी उतने गुना बढ़ जाएगी। एक चीज ये नोट करना। दूसरी चीज, बच्चे को जो कंफ्यूजन होती है, आज नहीं हो रही तो कल होगी, कल नहीं होगी तो जब एप्टीट्यूड के लिए पढ़ोगे तब होगी। देखो मेरा बेटा, सारी कंफ्यूजन भी एक साथ नहीं होती है। आप ना आहिस्ता 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 जब समझते जाते हो ना, तो नए नए डाउट्स आते हैं। आप कभी क्लास में नोट करना, टीचर जो है ना, वो कुछ बच्चे होते हैं जिनके डाउट्स बड़े अच्छे से सुन के आंसर करते हैं, और कुछ होते हैं जिनको बोलते हैं इसका आंसर मेरे लेक्चर में है, या आप दोबारा देखो आपको समझ में आएगा। रीजन क्या होता है? रीजन होता है कुछ बच्चों के डाउट्स बहुत क्लास लेवल के होते हैं, कुछ के हल्के लेवल के होते हैं। सबके सॉल्व करने चाहिए, मैं वो नहीं कह रहा कि कुछ के करो, मैं मिसाल दे रहा हूं, कुछ पॉइंट समझाना चाह रहा हूं। तो होता क्या है, विद द पैसेज ऑफ टाइम डाउट्स आते रहते हैं। तो अगर आपके जहन में डाउट आ रहा है या कोई सवाल आ रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है आपको समझ में नहीं आया, इसका मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है, आपके डाउट का जो लेवल है वो भी क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। अब डाउट क्या आता है बच्चे के जहन में? सर आपने बताया था एरिया जितना बढ़ेगा फोर्स उतनी बढ़ेगी। परफेक्ट। हमने एरिया आपके तरीके से नहीं निकाला, हमने एरिया निकाला यहीं से डायरेक्टली देख के। हमने देखा भाई पहले रेडियस है 5 सेंटीमीटर, अब रेडियस कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। सर तो रेडियस बढ़ गया ना 2 टाइम्स, क्योंकि पहले रेडियस कितना था? 10, सॉरी बाद में कितना हुआ? 10। पहले कितना था? 5। आपने सिखाया था फाइनल अपॉन इनिशियल, तो फाइनल 10 है, इनिशियल 5 है, तो कितना हुआ भाई? 2। तो सर एरिया तो 2 टाइम बढ़ा ना, आप 4 टाइम क्यों कह रहे हैं? नहीं मेरे बच्चे, ये रेडियस 2 टाइम बढ़ा है, और जितने टाइम रेडियस बढ़ता है, सर्कल का रेडियस उतने टाइम नहीं बढ़ता, उसके स्क्वायर टाइम बढ़ता है। क्यों? देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ए आर पे डिपेंड नहीं कर रहा, आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर रेडियस 2 टाइम बढ़ेगा तो एरिया 4 गुना बढ़ेगा। अगर रेडियस 3 टाइम बढ़ेगा तो एरिया 9 टाइम बढ़ेगा, और जितने गुना एरिया बढ़ेगा उतने गुना फोर्स बढ़ेगी। ये वाला पॉइंट अपने जहन में आपने बिल्कुल क्लियर रखना है। ठीक है भाई साहब, इतना हिस्सा कॉपी करो, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो मेरा बेटा, आपके सामने 2 सिंपल तरीन क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो जाहिर है मैं यही चाहूंगा मेरा बेटा कि आप वीडियो को पॉज करो और इन सवालों को खुद से अटेम्प्ट करो। ठीक है, मैं 3 तक गिन रहा हूं, उसके बाद मैं सॉल्व कराता हूं। 1 2 3। ठीक है, देखो, इन अ हाइड्रोलिक press, force of 20 Newton is applied to the piston of area। अच्छा, हाइड्रोलिक प्रेस क्या होता है? देखो, एक तो थी हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट, यहां प्रेशर अप्लाई किया, दूसरा पिस्टन ऊपर आ गया। हाइड्रोलिक प्रेस क्या होता है? जो चीजों को क्रश करता है। ठीक है, ये जो जंक वगैरह होता है ना, वो क्रश होता है बिल्कुल बारीक बारीक, वो हाइड्रोलिक प्रेस करता है। In a hydraulic press, force of 20 Newton is applied to a piston of area this. Area of other piston is this. What pressure is transmitted through the fluid or force by the other piston? 2 चीजें निकालनी है आपको। उसने 2 पिस्टन है, दोनों का एरिया दे दिया। पहले पिस्टन पे फोर्स कितनी लग रही है वो बता दी। 2 चीजें पूछ रहा है, बोल रहा है प्रेशर कितना ट्रांसमिट हो रहा है और दूसरे पिस्टन के ऊपर क्या फोर्स लग रही है ये बतानी है आपने। ठीक है, तो भाई जो प्रेशर ट्रांसमिट हो रहा है कैसे निकालेंगे? हमें पता है P1 विल बी इक्वल टू P2 और F1 डिवाइडेड बाय A1। F2 अपॉन A2 से भी यही आंसर आएगा, F1 अपॉन A1 से भी आएगा। हमें F1 गिवन है, कितना है भाई? 20 न्यूटन फोर्स है और 0.20 है। इसको मैं 0.2 लिख सकता हूं। सॉल्व कैसे करेंगे? 0.2 को लिख सकता हूं 2 डिवाइड बाय 10। जब ये 10 ऊपर जाएगा मेरा बेटा तो क्या हो गया? ये 200 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा है मेरे बेटे? 100 पास्कल। सर ये पास्कल क्यों लिखा? बेटे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल से भी शो करते हैं, पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। प्रेशर इतना ट्रांसमिट हो रहा है, दूसरे पिस्टन की फोर्स निकालनी है, तो भाई हमें हमारा पास्कल का लॉ पता है। F1 डिवाइडेड बाय A1 विल बी इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय A2, विच मींस F2 विल बी इक्वल टू A2 डिवाइडेड बाय A1 मल्टीप्लाई बाय F1। A2 कितना है मेरा बेटा? A2 आपके पास है 2, A1 कितना है? 0.2, F1 कितना है मेरे बच्चे? 20 न्यूटन। सॉल्व करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 10 मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई बाय 20, ये 10 ऊपर जाएगा तो 20/2 मल्टीप्लाई बाय 20, 20 से कितना हो गया 400, डिवीजन में क्या आ गया 2, 400/2 कितना हो गया मेरा बेटा 200 न्यूटन। यानी कि पहले के मुकाबले में आप नोट करो, पहले फोर्स कितनी थी 20, अब कितनी हो गई 200 न्यूटन। फोर्स आपकी 10 टाइम्स बढ़ गई है। फोर्स कितनी बढ़ी 10 टाइम। आप नोट करो एरिया भी 10 टाइम ज्यादा था। 0.2 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 बन जाएगा। दिमाग के ढक्कन छक्कन खुल गए। ठीक है मेरा बेटा, कॉपी कर लो जल्दी से, आगे चलते हैं और अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अगला सवाल रीड कर लो मेरे बेटे, क्या कह रहा है आपको, कहता है कि प्रेशर इन अ वाटर पाइप, प्रेशर इन अ वाटर पाइप, आपको प्रेशर दिया हुआ वाटर पाइप के अंदर, इन ग्राउंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग इज 4 × 10⁵ पास्कल। अच्छा, ऐसे मेरा बेटा कोई बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर है और ये बिल्डिंग का थर्ड फ्लोर है। थर्ड फ्लोर की बात कर रहा है ना भाई, ये बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर है और एक बिल्डिंग का थर्ड फ्लोर है। जैसे हमारे घरों में होता है, पानी का पाइप ऊपर से नीचे आ रहा होता है, भाई पानी के पाइप में क्या होता है, जाहिर है पानी होता है। ठीक है, आप अक्सर नोट करोगे जो लोग फ्लैट में रहते हैं, हाइट्स में रहते हैं, वो ये बात अच्छे से रिलेट कर सकते हैं कि आपका घर जितना नीचे होता है, अगर ऊपर वाटर टैंक सेंट्रलाइज है तो आपका घर जितने नीचे वाले फ्लोर पे होगा उतना पानी का प्रेशर अच्छा आएगा सेंट्रल टैंक के केस में। अगर आपने अपने फ्लैट में अलग से कोई टैंक लगाया हुआ है तो वो एक अलग इशू है, लेकिन आप जितना, घरों में भी ऐसे ही होता है, ऊपर वाले फ्लोर पे पानी का प्रेशर उतना नहीं आता जितना ग्राउंड फ्लोर पे आ रहा होता है। रीजन अब तो पढ़ चुके हैं ना, जितना नीचे आएंगे तो फ्लूइड का प्रेशर भी तो क्या हो रहा है, ऐड होता जा रहा है। भाई उस वाटर पाइप में जितना पानी है वो भी क्या हो रहा है, सारा का सारा ऐड होता जा रहा है, अपना प्रेशर ऐड कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है भाई प्रेशर इन द वाटर पाइप इन द ग्राउंड फ्लोर इज 4 × 10⁵ पास्कल। मेरा बेटा ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ये है प्रेशर और कहता है 3 फ्लोर अप, यानी कि थर्ड फ्लोर के ऊपर, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 फ्लोर ऊपर क्या प्रेशर है मेरा बेटा 2 × 10⁵ पास्कल है। व्हाट इज द हाइट, आपने बताना है कि हाइट क्या है भाईजान। अब मेरा बेटा मजेदार बात आपको अगर मैं बताऊंगा तो ये वाला सवाल मैंने लिया है सिंध बोर्ड से। सिंध बोर्ड की जो नई वाली किताब आई है ना मार्केट में, सिंध बोर्ड की जो नई किताब है ये वाली, इसका एंड ऑफ चैप्टर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2 है, ये किताब के अंदर मौजूद है। लेकिन जिस फॉर्मूले से ये सॉल्व होगा उसकी डेरिवेशन किताब में कहीं नहीं दी हुई, जो हमने पार्ट नंबर 1 में की थी। अगर आपको याद है तो हमने मेरा बेटा एक सिंपल सी कहानी की थी, वो मैं आपको यहां रिवाइज करा देता हूं, देन हम ये सवाल सॉल्व करते हैं। देखो हमने बच्चे ये बात की थी अच्छे तरीके से कि अगर इस पॉइंट का प्रेशर आपका P0 है, तो अगर आप h डिस्टेंस नीचे आओगे तो इस पॉइंट का जो प्रेशर है वो P0 + ρgh होगा। यानी कि नीचे आने की वजह से, फ्लूइड की वजह से जो प्रेशर ऐड हो रहा है वो किसके बराबर होता है, ρgh के बराबर होता है। जो चेंज इन प्रेशर है ड्यू टू फ्लूइड वो कितना है, ρgh। और मैंने आपको ये करना भी सिखाया था कि जो ऊपर से नीचे आने पे फ्लूइड का प्रेशर ऐड हो रहा है वो क्या था, बेसिकली फ्लूइड का वेट डिवाइडेड बाय एरिया। तो हमने इसे करा था mg डिवाइडेड बाय एरिया। फिर मास को हमने लिखा था डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया। ये कहां से आया, डेंसिटी के फॉर्मूले से, मास पर यूनिट वॉल्यूम से। फिर हमने क्या किया था, वॉल्यूम को ओपन किया था क्योंकि सिलेंड्रिकल चल रहा था और सिलेंडर का हमारे पास क्या होता है, A × H होता है वॉल्यूम निकालने का तरीका। G आ गया एज इट इज और अपॉन में क्या आ गया, A आ गया। A से A क्या हो गया, कैंसिल। तो जो एडिशनल प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड है नीचे आने की वजह से वो किसके बराबर आ रहा है, ρgh के बराबर आ रहा है। तो आपने क्या ध्यान में रखना है, अब ये मेरा बेटा आपके पास क्या है, एक पाइप है ना, ये एक पाइप है, इस पाइप में इधर जो प्रेशर होगा वो P0 के बराबर होगा। भाई पाइप है ना, पानी का पाइप है, पानी के पाइप में टॉप पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर की वजह से होगा और यहां पे बॉटम पे आने की बाद जो प्रेशर होगा वो P0 तो होगा ही होगा, साथ में ρgh मजीद होगा। चेंज इन प्रेशर कितना आएगा, ρgh। ये पॉइंट समझ आ रहा है, हाँ या ना। देखो इस पॉइंट पे प्रेशर P0 होगा, जब आप नीचे आओगे तो जो एडिशनल प्रेशर, भाई जाहिर है इसमें पानी के पाइप में पानी भरा हुआ होगा ना, ऐसा थोड़ी पानी यहाँ है फिर यहाँ है, बीच में खाली हवा भरी हुई है, ऐसा तो नहीं है, पानी होगा बीच में भी पानी के पाइप में। तो ये जो फ्लूइड है ये इस पॉइंट पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, एडिशनल प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड। तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, P0 + ρgh। तो मैं कह सकता हूं मेरे पास P0, मेरे पास जो P0 है, मेरे पास जो P0 है वो बराबर है 2 × 10⁵ पास्कल के।
हाँ या ना, इस पॉइंट पे। और इस पॉइंट का जो प्रेशर है वो है P नॉट प्लस रो जी एच, वो किसके बराबर है? 4 × 10⁵ पास्कल के। नजर आ रहा है ना मेरा बेटा? बिल्कुल आ रहा है। अगर मैं यहां से P नॉट की वैल्यू यहां लाके पुट कर दूं तो ये हो जाएगा 2 × 10⁵ प्लस रो जी एच विल बी इक्वल टू 4 × 10⁵। इसको मैं वहां भेज के माइनस करूंगा तो रो जी एच विल बी इक्वल टू 4 × 10⁵ माइनस का 2 × 10⁵। 10⁵ कॉमन ले लेंगे, 4 में से 2 गया तो क्या बच गया मेरा बेटा? 2 बच गया। डेंसिटी आपको दी हुई है यहां पे 1 × 10⁻3। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू 10 होता है, हाइट आपको निकालनी है। 1 × 10⁻3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻4 हो जाएगा। तो h विल बी इक्वल टू 2 × 10⁵ डिवाइडेड बाय 10⁻4। भाई 10⁻4 कैसे आया? 10⁻3 और 10 क्या हो गया? 10⁻4। इस 10⁻4 को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4। 5 में से 4 को माइनस कर दिया तो 10⁻1 बच जाएगी। तो 2 × 10 कितना आया मेरा बेटा? 20 मीटर आ रहा है। क्लियर है? कितना आंसर आ रहा है? 20 मीटर आ रहा है। यानी कि आपके पास इस दोनों पॉइंट्स के दरमियान में हाइट कितनी आ रही है? 20 मीटर आ रही है। ये चीज हमने ड्राइव भी की थी कि जो हमारा चेंज इन प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है? रो जी एच के बराबर होता है। कॉपी कर लो मेरा बेटा, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन और मेंशन है, ठीक है। कहता है मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ हाइड्रोलिक जैक इज 420। अच्छा, आपने एक क्वेश्चन होमवर्क में करना है। जो सिंध बोर्ड की नई किताब है, उस नई किताब का जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3 है, पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में अपलोड किया है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3 आप करोगे, 1 2 मैंने करा दिया, 4 ये रहा, 3 आप करोगे, ठीक है। उसके बाद 1 से 2 और अच्छे क्वेश्चन है। कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ हाइड्रोलिक जैक इज 420। फाइंड द वेट ऑफ अ हेवीएस्ट ऑटोमोबाइल दैट कैन बी लिफ्टेड बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑफ 55 न्यूटन। सिंपल है भाई। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? F2 डिवाइडेड बाय F1 या A2 डिवाइडेड बाय A1। कितना दिया हुआ है भाई मैकेनिकल एडवांटेज? आपको दिया हुआ है 420। F2 आपने मालूम करना है। F1 कितना है मेरा बेटा? F1 आपके पास है 55। अगर मैं 55 को वहां भेज के मल्टीप्लाई कर दूं तो 420 मल्टीप्लाई बाय 55 विल बी इक्वल टू F2। 55 जीरो जा हुआ 55, 55 टू जा हुआ 110, जीरो आया और डबल 1 यहां चला गया। 55 4 जा 220, 220 में अगर मैं 11 ऐड करता हूं तो ये बनता है 231, यानी कि 23,100 न्यूटन की मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है आपका सेकंड पिस्टन। पॉइंट समझ आ रहा है? आप अगर जिस हाइड्रोलिक जैक की ये बात कर रहा है उसमें आप 55 न्यूटन की अगर फोर्स लगाओगे तो सेकंड साइड मैक्सिमम कितनी फोर्स लेकर आ सकती है? 23,100 न्यूटन। इससे भारी ऑटोमोबाइल लिफ्ट नहीं की जा सकती। हाँ, इससे नीचे वाली सारी हो सकती है। 20,000 न्यूटन की ऑटोमोबाइल गाड़ी लिफ्ट हो जाएगी, 18,000 वाली भी हो जाएगी, लेकिन इससे ऊपर वाली लिफ्ट नहीं होगी। ठीक है मेरे बच्चे, कॉपी कर लो। और न्यूमेरिकल नंबर 3 जो है, जो न्यूमेरिकल नंबर 3 है फिजिक्स की न्यू किताब का, वो आप लोगों ने करना है। सर और किसी किताब से होमवर्क की एग्जाम्पल क्यों नहीं दे रहे? किसी और बोर्ड वाले के जहन में आ सकता है सवाल, क्योंकि और किसी किताब में अभी तक फ्लूइड स्टैटिक्स का टॉपिक शामिल नहीं हुआ। ठीक है, फ्लूइड डायनामिक्स जरूर शामिल है लेकिन फ्लूइड स्टैटिक्स शामिल नहीं है। अब देखो मेरा बेटा, ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारे पास मैंने यूनिवर्सिटी के अपने पास पेपर से उठाया हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 नंबर का, फ्लूइड स्टैटिक्स से। हमारे वक्तों में फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाई जाती थी एनईडी के अंदर। कहता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 2 आर्म्स ऑफ अ हाइड्रोलिक प्रेस इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 20 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। इस तरह का आपके पास एक सिचुएशन दी हुई है भाईजान। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखिएगा भाई, एक आपका थिकर आर्म होगा और एक आपका थिनर आर्म होगा। ये बात तो हमें वैसे भी पता है। ठीक है, अच्छा कहता क्या है, एक का एरिया है आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक का एरिया कितना दिया है जनाबे वाला आपको? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, कहते हैं फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द वाटर। अच्छा, इसके अंदर जाहिर है आपके पास फ्लूइड भी मौजूद है इसके अंदर, और वो फ्लूइड बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कैसा है भाई, स्टैटिक है, क्योंकि जाहिर है हम पढ़ी क्या रहे हैं अभी, स्टैटिक फ्लूइड के हवाले से सारी डिस्कशन करते हुए चल रहे हैं। आपने यहाँ पे फोर्स अप्लाई करी, कितनी फोर्स लगाई? 10 न्यूटन।
अब अकॉर्डिंग टू पास्कल्स प्रिंसिपल जो प्रेशर यहां एग्जर्ट किया है वो इस पूरे फ्लूइड में हर जगह ट्रांसमिट होगा और नतीजे में ये क्या होगा, पिस्टन आपका बाहर आएगा। सवाल की अगली कंडीशन पढ़ो। What force should be applied on the water in the thicker arm so that the water may remain in equilibrium? समझो, जब आप यहां फोर्स अप्लाई करोगे तो यहां पे ये प्रेशर के साथ पिस्टन क्या होगा, बाहर आएगा। अब वो कह रहा है यहां पे कितनी फोर्स लगाई जाए कि ये बाहर ना आए, यहीं पर है। मतलब वही आपने F2 ही निकालना है, लेकिन F2 पिस्टन नहीं लगा रहा, आप पिस्टन पे उतनी ताकत लगा रहे हो ताकि वो वहीं रहे। देखो, अगर मान लो ये बाहर आ रहा था, मिसाल दे रहा हूं, अगर ये बाहर आ रहा था मिसाल के तौर पे, अगर ये क्या हो रहा था मेरा बेटा, बाहर आ रहा था, आपने इसके ऊपर उतनी ताकत लगाई तो ये वहीं पे रहेगा अपनी जगह पे। बस ये आपने बताना है। कैसे करेंगे भाई, फॉर्मूला हमें पता है कि प्रेशर जो ट्रांसमिट होता है वो इक्वल होता है। फॉर्मूला क्या कहता है, F1 डिवाइडेड बाय A1 विल बी इक्वल टू मेरा बेटा F2 डिवाइडेड बाय A2। समझ आती है हमें ये बात अच्छे से, बेहतरीन है। अब क्या करना है, F2 निकालना है। F2 क्या हो जाएगा, A2 डिवाइडेड बाय A1 मल्टीप्लाइड बाय F1। A2 कितना है मेरा बेटा, A2 है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, A1 कितना है 1 है, F1 कितना है मेरा बेटा 10 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है, 200 न्यूटन आ रहा है। अब आपके जहन में एक सवाल यह आ सकता है, सर सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में क्यों नहीं गए? सिंपल, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाने के लिए क्या करेंगे, 10,000 से डिवाइड करेंगे। तो ऊपर 20 को मैं 10,000 से डिवाइड करूंगा, नीचे 1 को भी 10,000 से डिवाइड करूंगा, तो ऊपर का 10,000 नीचे के 10,000 को काट देगा, तो बचा ही कुछ नहीं वहां पे। ठीक है मेरा बेटा। अब ये जो आपने 200 न्यूटन लगाया है ना, अब देखो, अगर आप ऊपर से फोर्स ना लगाते तो ये जो पिस्टन था ये 200 न्यूटन की फोर्स लगा रहा था, कहां पे, इन द अपवर्ड डायरेक्शन। आपने चूंकि पानी को इक्विलिब्रियम में रखना था एज पर द गिवन कंडीशन, तो आप 200 न्यूटन की फोर्स कहां पे लगा रहे होगे, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से ये कैसा रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है मेरा बेटा, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक का सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा और पास्कल्स लॉ आपको ढंग से अच्छे से समझ में आ गया होगा। जहन में क्या बातें रखनी है, पास्कल लॉ है क्या, फोर्स अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो अनडिमिनिश इक्वली हर तरफ ट्रांसमिट होगा फ्लूइड के अंदर। उससे रिलेटेड जितनी तरह के क्वेश्चंस थे किताब में या पूछे जा सकते थे वो भी मैंने आपको करा दिया। ठीक है मेरा बेटा, लाजमी बताना कि आपने क्या कोई नई चीज सीखी या नहीं सीखी।